हेलो दोस्तों। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यह टाइटल क्यों रखा है, स्टार्टिंग मैंने वीडियो की ये क्यों की है कि यदि नहीं देखा यह वीडियो तो बहुत पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं इसके ऊपर हो सकता है कि आपने और भी काफी वीडियोस देखी हो, लेकिन इस वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपको और किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर हम जो आपको जानकारी देंगे वो जानकारी आपको विद एग्जांपल्स देंगे। वो आपको जीरो से लेकर के हम आखिर तक की सारी इंफॉर्मेशन एक छोटी सी वीडियो के अंदर हम आपको देंगे और जिसके अंदर विद एग्जांपल्स भी हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिर हम ऐसे क्या बताने जा रहे हैं उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दूसरा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर हम इसमें बताने क्या जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसमें बताने जा रहे हैं टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जी हाँ दोस्तों, हम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194Q के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, ये सेक्शन है क्या? तो दोस्तों, इसे जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सेक्शन अभी बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है इसी साल, और यह 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी चीज, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हो, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप कोई गुड्स खरीदेंगे तो आप जब पेमेंट करेंगे पार्टी को, तो आप पेमेंट करते समय आप उसके पेमेंट में से कुछ टीडीएस काट लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने जब भी टीडीएस के प्रोविजन सुने हैं और अभी तक आपने यूज भी किए हैं, वो ज्यादातर सर्विसेज के केस में आते हैं कि जब आप कोई सर्विस लेते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली आपने, कमीशन की सर्विसेज ली आपने, इंटरेस्ट के बिजनेस किया, या आपने कंसल्टेंसी की सर्विसेज ली, उस केस में टीडीएस काटा जाता था। लेकिन दोस्तों, अब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कि यदि आप गुड्स को भी परचेज करते हैं तो उस केस में आपको टीडीएस काटना होगा। तो दोस्तों, समय ना खराब करते हुए हम आगे इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसमें हम आपको एग्जांपल्स के द्वारा भी समझाएंगे कि आखिर किस केस में आपको टीडीएस काटना होगा और कितना काटना होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। तो यह एप्लीकेबल कब और किस केस में होगा? तो अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो यह है एनी पर्सन बीइंग ए बायर who is responsible for paying any sum to any resident, जिसको हम सेलर भी बोल सकते हैं, for purchase of any goods, goods का मतलब जो हम सामान खरीदते हैं, of the value or aggregate of such value exceeding rupees 50 lakh in any previous year। दोस्तों, पहले हम इसे यहीं तक ही समझते हैं। ये कहता है कि एनी पर्सन बीइंग ए बायर, यानी कि जो बायर है, जो रिस्पॉन्सिबल है कुछ पेमेंट करने के लिए सेलर को, टू द सेलर, रेजिडेंट सेलर, यानी जो इंडिया के अंदर जो सेलर है उसको यदि वो पेमेंट करता है फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, कुछ भी वो अगर मटेरियल परचेज करता है ऑफ वैल्यू एग्रीगेटिंग 50 लाख, 50 लाख रुपए से ज्यादा की, यदि वो कुछ भी गुड्स को परचेज करता है, उसका पेमेंट करता है बायर, उस केस में ही शैल बी अट्रैक्ट दिस सेक्शन एंड सेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अमाउंट अकाउंट ऑफ द सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो वह टीडीएस काट के पेमेंट करेगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम, यानी कि जब वो अपनी बुक्स में उस बिल को बुक कर रहा है, या एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या उस सेलर को पेमेंट कर रहा है, उन दोनों में जो भी पहले आएगा उस समय उसे टीडीएस काटना होगा। एंड डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स, और उसे 0.1% उसको टीडीएस काटना होगा जो भी अमाउंट वो 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करता है। तो दोस्तों, अगर आप इसको दोबारा से समझें, इसको आप डिटेल में समझें, तो अब हम इसमें पहले समझेंगे कि बायर कौन है। आखिर ये क्या सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है या कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि हु इज बायर, आखिर बायर कौन है। तो दोस्तों, बायर मींस ए पर्सन whose total sale, gross receipt or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि जो अभी हमने डेफिनेशन की बात की थी कि यदि कोई बायर किसी सेलर से 50 लाख रुपए से ज्यादा का कोई माल खरीदता है तो उसे टीडीएस काटना है 194Q के अकॉर्डिंग।
अब दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं कि बायर कौन है। तो बायर का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जिसकी टोटल सेल या टोटल जो रिसीविंग है या टोटल टर्नओवर है बिजनेस की, वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले साल में उसकी जो टर्नओवर है, उसकी जो सेल है, वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपकी सेल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना होगा, और यदि आपकी सेल 10 करोड़ रुपए से कम है तो ये प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब दोस्तों इसमें इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 से 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब यदि फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आप इस सेक्शन के अंदर फॉल होते हैं, आप इस सेक्शन के अकॉर्डिंग बायर की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों टाइम ऑफ डिडक्शन, यानी कि उसे टीडीएस कब काटना होगा, जैसे हमने अभी पहले भी आपको बताया, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर। जब आप सेलर से ऑब्वियसली जब आप कोई माल खरीदते हैं तो उसका बिल अगर आप अपनी बुक्स में क्रेडिट करते हैं उस समय, या एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या आप उसे पेमेंट करते हैं, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सब माल खरीदेंगे उसी के बाद तो पेमेंट करेंगे। दोस्तों जैसा आप और हम भी जानते हैं, बहुत जगह पे हमें एडवांस पेमेंट भी करना होता है। तो सपोज अगर आपने एडवांस पेमेंट भी किया तो एडवांस पेमेंट करते समय भी आपको टीडीएस काटना पड़ सकता है। अब हम अगली बात करते हैं कि रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा। तो रेट ऑफ टीडीएस है इसमें 0.1% ऑन सम एक्सीडिंग ₹50 लाख, यानी कि यदि आप 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो उस केस में 0.1% का आपको टीडीएस काटना होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी कि यदि उस सेलर का पैन नंबर आपके पास में नहीं है तो 0.1% की जगह पर आप 5% का टीडीएस काट करके जमा कराएंगे। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये 50 लाख रुपए से ज्यादा पर है 0.1%, वो उसका कैसे कैलकुलेशन निकलेगी उसे अभी हम एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट है कि क्या इसमें कोई एक्सेप्शंस भी हैं या ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू ए ट्रांजेक्शन ऑन विच, यानी कि इन जो हमने अभी दो ट्रांजेक्शन की हम बात करने जा रहे हैं इनके ऊपर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। पहली मेन कंडीशन तो 10 करोड़ के टर्नओवर की है ही है, इसके अलावा ये दो कंडीशंस और भी हैं। पहली कंडीशन, टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि यदि उसका टीडीएस किसी और प्रोविजन के, इस एक्ट के यानी इनकम टैक्स के अंदर किसी और सेक्शन के अंदर यदि उसका ऑलरेडी को टीडीएस कटता है तो यहां पर उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो बेसिकली ज्यादातर सर्विसेज के केस में टीडीएस कटा करता है, तो उस केस में, वैसे भी गुड्स परचेज के केस में है ये, सर्विसेज के केस में नहीं है। तो यहां पर उन्होंने फिर भी उसे क्लेरिफाई कर दिया कि फिर भी सपोज इन फ्यूचर कोई ऐसा कोई प्रोविजन आ जाए कि किसी गुड्स के ऊपर कोई टीडीएस कटना है, कोई टैक्स कटना है, तो वो 194Q के अंदर फिर उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। दूसरा, टैक्स इज कलेक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C other than transaction which subsection 1H of section 206C applies। इट मीन्स दोस्तों आपको ध्यान होगा कि लास्ट ईयर भी सरकार ने एक प्रोविजन लेकर के आए थे जिसके अकॉर्डिंग यदि 50 लाख रुपए से ज्यादा की वो सेल करते हैं तो उस केस में जो सेलर है, सेलर को टीडीएस काटना होता है। तो यदि सेलर टीडीएस काटता है तो उस केस में भी आपको यहां पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों अगर हम नहीं टीडीएस काटें तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि एक क्वेश्चन ये आएगा कि जी 0.1% है, हमने नहीं काटा तो अल्टीमेटली हम पर क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों एज पर सेक्शन 40AIA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, disallows to the extent of 30% of value of transaction. It means that if the buyer failed to deduct and deposit TDS as applicable, then disallowance shall be restricted to 30% of amount of expenditure on which TDS is not deducted and deposited. तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप किसी भी परचेज के ऊपर टीडीएस नहीं काटेंगे तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके 30% की फिगर की अमाउंट आपकी डिसअलाउ हो जाएगी एज एन एक्सपेंसेज। फॉर एग्जांपल आपने किसी से 1 करोड़ रुपए का माल खरीदा और उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना था 194Q के अकॉर्डिंग, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया तो होगा क्या कि आपके
आपने 1 करोड़ का माल खरीदा, वो 1 करोड़ रुपए आपके खर्चे में बुक होने चाहिए, आपके प्रॉफिट में से 1 करोड़ रुपए कम होगा क्योंकि वो आपकी कॉस्ट है। लेकिन उसमें से 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी 1 करोड़ का 30% है 30 लाख रुपए का जो आपका खर्चा है वो डिस अलाउ हो जाएगा। जब इनकम टैक्स असेसमेंट होगी उस समय उसे डिसअलाउ कर दिया जाएगा। जब आपका सीए आपका ऑडिट करेगा बुक्स का तो उस समय 30% को वो डिसअलाउ कर देगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर टीडीएस जमा नहीं किया है। तो सिर्फ 0.1% अगर आप टीडीएस जमा नहीं करोगे तो आपका, अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं तो आपका 30 लाख रुपए का आपकी इनकम बढ़ जाएगी और 30 लाख रुपए के ऊपर आपको इनकम टैक्स एडिशनल पे करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों बहुत बड़ा पैनल प्रोविजन है ये, क्योंकि अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत मोटी रकम हो जाती है। अगर हम बात करते हैं इसी में लेके चलें कि 1 करोड़ रुपए पर 30 लाख रुपए की यदि हमारी इनकम वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है तो मोटा मोटा यदि 30% भी हम टैक्स लेके चलते तो 9 लाख रुपए की हमारी पेनल्टी लग जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए के एक बिल पे टीडीएस ना काटने से। दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। जी हाँ दोस्तों, मैं अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि किस केस में कितना टीडीएस कटेगा। तो दोस्तों सपोज किसी सेलर की टर्नओवर 9 करोड़ रुपए की है, यानी जिस आदमी से आपने माल खरीदा उसकी टर्नओवर 9 करोड़ रुपए तक की है और आप बायर हो और आपकी भी टर्नओवर 9 करोड़ रुपए की है। एंड पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स है आपकी 55 लाख, यानी कि आपने 55 लाख रुपए का माल उससे सपोज खरीदा है। उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायर की टर्नओवर कितनी है। तो बायर की टर्नओवर है 9 करोड़, तो बायर की टर्नओवर इज लेस देन 10 करोड़, यानी कि उसकी टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ रुपए से कम है। इसी प्रकार सेलर की जो टर्नओवर है वो भी 10 करोड़ रुपए से कम है। अब टैक्सेबल अमाउंट वैसे कितनी बनती है, क्योंकि 55 लाख रुपए की टर्नओवर है तो 55 लाख में से 50 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, यानी 5 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल वैल्यू बनती है। परंतु 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज द बायर्स टर्नओवर इज लेस देन 10 करोड़ रुपए, क्योंकि बायर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। और दोस्तों इसी तरह से सेक्शन 2061H जहां पर सेल के ऊपर टीडीएस कटता है, टीसीएस कटता है, उस केस में भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सेलर की टर्नओवर भी यहां पर 10 करोड़ रुपए से कम है। अब दोस्तों हम अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसमें हम बात करते हैं कि यदि सपोज सेलर की टर्नओवर 9 करोड़ रुपए है और बायर यानी आपकी टर्नओवर 15 करोड़ रुपए है और आपने वही 55 लाख रुपए का माल खरीदा, तो बायर की टर्नओवर तो हो गई 10 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी कि आपके ऊपर 194Q एप्लीकेबल हो जाता है। सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है, उसके ऊपर 206C1H टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। टैक्सेबल अमाउंट है आपकी 5 लाख रुपए की, तो टीडीएस कटेगा 194 के अंदर 0.1% ऑफ 5 लाख रुपए, यानी 5 लाख रुपए के ऊपर आपको 0.1% का टीडीएस काटना होगा। टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है। दोस्तों अब हम एक अगला एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज सेलर की टर्नओवर 15 करोड़ रुपए है और बायर की टर्नओवर 9 करोड़ रुपए है और जो पेमेंट है वो आपकी 55 लाख रुपए की आई है, सेल आपकी 55 लाख रुपए की है। तो चूंकि बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो टीसीएस के प्रोविजंस 206C1H के एप्लीकेबल होंगे। तो उस केस में सेलर 0.1% का टीसीएस 5 लाख रुपए के ऊपर काटेगा। दोस्तों अगला है एक और, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। वो है कि अगर सपोज सेलर की टर्नओवर 15 करोड़ है और बायर की भी 15 करोड़ है, यानी दोनों के दोनों 10 करोड़ की टर्नओवर को क्रॉस करते हैं। सेम एग्जांपल 55 लाख रुपए की आपने से परचेज की, सेलर ने मतलब 55 लाख का माल बेचा, आपने 55 लाख का खरीदा। उस केस में क्योंकि दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 194Q भी एप्लीकेबल होगा, 2061H भी होगा। लेकिन अब टीडीएस इस केस में काटेगा कौन? तो दोस्तों इस केस में टीडीएस काटेगा बायर। बायर काटेगा 0.1% ऑफ 55 लाख माइनस 50 लाख, यानी 5 लाख रुपए के ऊपर। लेकिन सेलर टीसीएस नहीं काटेगा, क्योंकि अभी हमने पहले बात की थी एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन में बताया गया है कि अगर बायर टीडीएस काटेगा तो सेलर को टीडीएस नहीं काटना है। तो दोस्तों ये हमारे एग्जांपल्स है जिसके थ्रू आप ये बात समझ सकते हो कि किस कंडीशन में आपका 194Q एप्लीकेबल होगा।